काल में जो व्यापार होता था यूरोप के लिए वो मुख्यतः 3 मार्गों से होता था। व्यापारी अगर पूर्वी जगत से व्यापार करना चाहते थे तो इन्हीं तीनों मार्गों में से किसी एक मार्ग से करते थे। क्या होता है कि 1453 ईस्वी में नतुनिया साम्राज्य का पतन हो जाता है। कस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है। फिर एक समय आता है 17 मई 1498। दोस्तों आप याद कर लीजिए, ये काफी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपसे इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास का काफ़ी बहुत बड़ा दायरा होता है, काफ़ी बड़ा दायरा होता है। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे। दोस्तों इसकी शुरुआत हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आता है उसमें पुर्तगाली आते हैं पहले, उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आता है, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो इसको आज हम लोग काफ़ी व्यवस्थित रूप में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ व्यापार करता था। प्राचीन काल में भारत यूनानियों के साथ व्यापार करता था क्योंकि प्राचीन समय में यूनान यूरोप का एक विकसित देश था। तो भारत यूनानियों के साथ व्यापार करता था। लेकिन मध्यकाल में स्थितियां बदल जाती हैं। मध्यकाल में जो यूरोप के व्यापार पर जो यूनानियों का एकाधिकार था अब थोड़ा शिफ्ट होके इटली के व्यवसायियों पर एकाधिकार हो जाता है। यानी कि इटली के व्यवसायियों का यूरोप के व्यापार पर एकाधिकार हो जाता है। और उस समय एशिया के व्यापार पे अरबों का एकाधिकार था। लेकिन चूंकि भारतीय लोग भी यूरोप के साथ व्यापार करते थे। लेकिन मध्यकाल में जो व्यापार होता था यूरोप के लिए वो मुख्यतः 3 मार्गों से होता था। ये जो मार्ग थे ये फारस की खाड़ी का एक मार्ग था, फारस की खाड़ी। दूसरा जो मार्ग था दोस्तों वो लाल सागर से होकर जाता था, लाल सागर, ठीक है। और एक तीसरा मार्ग भी था जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दर्रों से होकर जाता था। दोस्तों ये तीनों मार्ग से ही व्यापार होता था। यानी कि भारत के या यूरोप के व्यापारी अगर पूर्वी जगत से व्यापार करना चाहते थे तो इन्हीं तीनों मार्गों में से किसी एक मार्ग से करते थे। लेकिन इन तीनों मार्ग में जो सबसे प्रचलित मार्ग था ये फारस की खाड़ी का मार्ग था। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो सबसे कम प्रचलित मार्ग था वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाला मार्ग था। दोस्तों होता क्या था कि ये जो मार्ग था काफ़ी दुर्गम था, काफ़ी उबड़ खाबड़ मैदानों से होकर भी जाता था। दूसरा काफ़ी लंबा था। तीसरा ये बाल्टिक सागर से होकर घूम के यूरोप पहुंचाता था। तो ये दुर्गम मार्ग था, ठीक है। लेकिन 2 जो समुद्री मार्ग थे ये थोड़े उपयोगी थे। जो सबसे जो फायदेमंद या सबसे कहिए कि सबसे प्रचलित मार्ग जो था वो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था। लाल सागर का जो मार्ग था ये थोड़ा कम प्रचलित था। क्यों? क्योंकि लाल सागर में कुहासे पड़ते थे और कुहासे में समुद्री यात्राएं दुर्लभ हो जाती हैं। तो फारस की खाड़ी सबसे प्रचलित मार्ग था। दोस्तों फारस की खाड़ी से व्यापारी इराक, तुर्की होते हुए यूरोप पहुंच जाते थे। तो काफ़ी शॉर्टकट भी था और काफ़ी सुगम भी था। तो इसलिए फारस की खाड़ी काफ़ी प्रचलित मार्ग था और मध्यकाल में इसी मार्ग से ज़्यादातर व्यापार होता था। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1453 ईस्वी में। क्या होता है कि 1453 ईस्वी में तुर्की, जहाँ कस्तुनतुनिया पहले हुआ करता था, ये कस्तुनतुनिया साम्राज्य का पतन हो जाता है। कस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है। ये तुर्क क्या करते हैं कि जो पश्चिम के देश जो पूरब के देशों के साथ व्यापार करते थे तो तुर्कों ने क्या कहा कि अब आप इस मार्ग का प्रयोग करते हुए यानी कि हमारे मार्ग से आप पूरब के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती आन पड़ती है पश्चिम के देशों के व्यापारियों के पास। क्योंकि उस समय पश्चिम के देशों में जो पूरब से जो मसाले जाते थे या काली मिर्च जो जाता था उसका काफ़ी डिमांड था। क्योंकि जो जाड़े पड़ती थी, कड़ाके की जाड़े पड़ती थी तो गोश्त में इसका प्रयोग किया जाता था और भोजन जो है काफ़ी रुचिकर हो जाता था। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए यूरोप के कुछ नवीन देश जैसे स्पेन और पुर्तगाल जो उस समय नए स्वतंत्र देश थे ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह से एक ऐसे मार्ग का पता लगाएं, एक ऐसे मार्ग को ढूंढें जो इन सब पचड़ों से बचते हुए काफ़ी आसानी से भारत पहुंच जाए। वो ऐसा उस समय कर भी सकते थे क्योंकि उस समय तक जहाज रानी के निर्माण में यूरोप काफ़ी प्रगति कर चुका था। ईसाई जगत के जो भी देश थे वो जहाज रानी का निर्माण कर चुके थे और काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे थे, इधर उधर नए नए भौगोलिक
खोज कर रहे थे, क्योंकि कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो चुका था। उस समय स्पेन और पुर्तगाल इन क्षेत्रों में काफ़ी अग्रणी थे, क्योंकि पुर्तगाल, खास करके पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल का एक राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने अपने राजकीय प्रयासों से भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया था और इसी का परिणाम था कि 1453 ईस्वी में 1487 ईस्वी में पुर्तगाली एक नाविक हैं बार्थोलोमियो डियाज, इन्होंने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज कर दी। दोस्तों, स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो उत्तम आशा अंतरिक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और इसके खोज के बाद भारत पहुंचने का जो मार्ग था वो एक तरह से कहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। कैसे सॉल्व हो गया था? अगर आप मैप में देखें तो 1487 ईस्वी में इन्होंने जिस स्थान की खोज की उसका नाम दिया उत्तम आशा अंतरिक्ष। हिंदी में उत्तम आशा अंतरिक्ष, अंग्रेजी में इसे द केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा, गुड होप उत्तम आशा। क्यों कहा गया उत्तम आशा? क्योंकि देखिएगा तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके सबसे दक्षिण में यह स्थान स्थित है और यहाँ से आप आसानी से फिर इंडिया के लिए समुद्री यात्राएं कर सकते हैं। तो 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज कर दी। फिर होता है एक वर्ष आता है 1492 ईस्वी में एक स्पेन के नाविक हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने भारत की खोज के लिए अपनी यात्राएं शुरू की, लेकिन ये भारत न पहुंच के पश्चिम में चले गए और एक ऐसे जगह पे पहुंच गए कि उस स्थान को इन्होंने इंडिया समझ लिया और इसे वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। हालांकि वो स्थान उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता था। तो इनके साथ ही एक और नाविक गया था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी और इसी ने फिर बाद में नॉर्थ अमेरिका की खोज की, तो उस स्थान का नाम अमेरिका पड़ा। तो इस तरह से स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस के प्रयास से अमेरिका की खोज हो जाती है। फिर एक समय आता है 17 मई 1498। दोस्तों, आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन पुर्तगाल के वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए एक अरबी व्यापारी थे अब्दुल मनीद की सहायता लेते हुए कालीकट पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? कालीकट। जब ये कालीकट पहुंचते हैं तो इनके प्रति जो अरब के व्यापारी थे जो कालीकट में बसे हुए थे या कहिए जो पश्चिमी तट पे बसे हुए थे, वो इनको काफ़ी हेय दृष्टि से देखते हैं, इनके व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन उस समय कालीकट के जो राजा थे जिनकी पैतृक उपाधि जमोरिन की थी, आप पढ़े भी होंगे, तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का काफ़ी दिल से स्वागत किया और उसे भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हो जाती है। दोस्तों, वास्को डी गामा भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर देता है और भारत से काफ़ी सामान जहाज में भर के यूरोप ले जाता है। और जब यह भारत से इतना सारा सामान लेके जाता है तो होता क्या है कि यूरोप में जो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ये यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन जाता है कुछ समय के लिए। और यूरोप के जो शासक थे इमैनुअल प्रथम, उन्होंने अपने आप को वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दे दी। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा का जो यात्रा व्यय था उसको अगर हटा दें, उसको डिस्काउंट कर दे तो भी इनको 60 गुना लाभ होता है। समझ सकते हैं कि भारत के साथ व्यापार करना, नए मार्ग की खोज करना यूरोपियों के लिए कितना फायदेमंद होता है। दोस्तों, इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है। फिर दोबारा 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं और 1503 ईस्वी में भारत में एक पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। इसके बाद लगभग 100 साल के बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं और इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन समय दर समय होते रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है, भारत की खोज कैसे होती है, वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत की खोज की गई, भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की गई। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।